आज की कहानी है दिल लगी बन गई दिल की लगी। मैं बचपन से आज़ाद ख्याल, शौक व चंचल थी। हंसी मजाक, छेड़छाड़ और शरारत करना मेरा शौक था। हमारा परिवार काफ़ी खुशहाल था। पैसे की कोई कमी नहीं थी। घर से मुझे जेब खर्च के लिए अच्छी खासी रकम मिलती थी। मेरा अच्छा रहन सहन देखकर लोग जल्द ही मुझे तवज्जो देने लगे थे। कॉलेज में मैं जल्द ही बहुत पॉपुलर हो गई। अच्छे अच्छे लड़के मुझसे दोस्ती करने आने लगे। मेरी ऐसी आदत थी कि मैं हर एक से दोस्ती कर लेती थी। किसी का दिल तोड़ना मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं सबके साथ घुल मिलकर खुश रहती थी। सभी दोस्तों के साथ हंसते खेलते 3 साल गुजर गए। मेरी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी हो गई। मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहती थी, पर आगे पढ़ने की इजाज़त अम्मी ने नहीं दी। उन्होंने कहा, बेटा अब तुम घर पर रहकर घर के कामकाज सीखो। जल्द ही अच्छा लड़का देखकर तुम्हारी शादी कर देंगे। एक दिन मैं दोपहर के समय शॉपिंग करके लौट रही थी। तभी रास्ते में ऑटो खराब हो गया। मैं दूसरे ऑटो का इंतजार करने लगी। जब कोई ऑटो नहीं मिला तो सामान उठाकर मैं पैदल ही घर के लिए चल पड़ी। मैं थोड़ी दूर चली थी कि अचानक मंसूर आ गया। मुझे देखकर वह रुक गया। मुझे पसीने से भीगा देखकर बोला, इतनी तेज धूप में सामान लिए पैदल कहाँ जा रही हो? मैंने कहा, ऑटो रिक्शा खराब हो गया था, इसीलिए पैदल ही घर जा रही हूँ। लाओ, सामान मुझे दे दो, मैं पहुँचाए देता हूँ, उसने कहा। मैंने आवाज़ में मोहब्बत भरकर कहा, आपको हमारी इतनी फिक्र कब से होने लगी? उसने मुझे हैरानी से देखा तो मैंने रोमांटिक होते हुए कहा, आपको देख लिया यही काफ़ी है, सामान रहने दो। इसके बाद उसने मुझे कुछ उलझन भरी नज़रों से देखा। उसके बाद मेरे हाथ से सामान लेकर साथ चलने लगा। घर पहुंचने पर वह बरामदे में सामान रखकर जाने लगा तो मैंने कहा, शुक्रिया, आओ बैठो, चाय पीकर जाना। नहीं, रहने दो, फिर कभी पी लूंगा, कहकर वह चला गया। मंसूर हमारे मोहल्ले की एक गरीब औरत साफिया का इकलौता बेटा था। मोहल्ले के सभी लोग साफिया को खाला कहते थे। साफिया खाला के बारे में हम बस इतना जानते थे कि वे सिलाई करके गुजर बसर करती हैं। आर्थिक तंगी होने के बावजूद उन्होंने मंसूर को अच्छी तालीम दिलवाई थी। अब वह नौकरी की तलाश में था। खाला को उम्मीद थी कि मंसूर की नौकरी लगने के बाद उसके बुरे दिन दूर हो जाएंगे। आज मैंने मजाक में उसके दिल में गलतफहमी डाल दी थी। मेरी दोस्त किरण यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी। उसका घराना लखपति था। बाप के कारखाने थे, पर उसे एक लड़के जमील से मोहब्बत हो गई थी, जबकि जमील ने उसकी मोहब्बत को कबूल नहीं किया था। उसने कहा था, आज जज्बात और मोहब्बत के जोश में आकर तुम मुझसे शादी कर लोगी। तुम्हारे माँ बाप हरगिज मुझे कबूल नहीं करेंगे और मेरी गरीबी से तुम जल्द ही तंग आ जाओगी, क्योंकि तुम्हें जिस तरह ऐशो इशरत में रहती हो वह तुम्हारी आदत बन चुकी है। इसीलिए बेहतर है कि तुम मुझे भूल जाओ और मुझे मेरी मंजिल तलाश करने दो। किरण अपनी नाकाम मोहब्बत की कहानी मुझे सुनाती रहती थी। इसके अलावा फराज और मीना भी। घर के कामकाज निपटाने के बाद मैं खाली हो जाती तो मेरा मन नहीं लगता था। किरण, मीना, फराज मेरे अच्छे दोस्त थे। ये सब अमीर घरानों से ताल्लुक़ रखते थे। जब मुझे पता चला कि फराज के बाप की कई कंपनियां हैं, तो मैंने किरण से कहा कि वह फराज से बात करके कहीं मेरी भी नौकरी लगवा दे। किरण ने मुझे कंप्यूटर का कोर्स करने की सलाह दी। कोर्स पूरा होने के बाद वह फराज से बात कर लेगी। मैंने कंप्यूटर कोर्स करने के बारे में अम्मी से बात की। वह मना कर रही थी, पर मैंने उन्हें मना लिया और एक अच्छे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में दाखिला ले लिया। एक दिन मैं जब इंस्टीट्यूट से लौट रही थी तो मुझे मंसूर मिल गया। वह मोटरसाइकिल पर था। उस दिन वह अच्छे और महंगे कपड़े पहने हुए था। उसने मोटरसाइकिल रोककर मुझसे कहा, आओ, मोटरसाइकिल पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। इनकार करके क्यों गरीब का दिल तोड़ती हो, कहकर उसने बेतकल्लुफी से मेरा हाथ पकड़कर मुझे पीछे बैठने पर मजबूर कर दिया। मैं अंदर ही अंदर गुस्सा हुई। मंसूर के इस व्यवहार से मुझे लगा कि उस दिन जो मैंने इससे मुस्कुराकर बात की थी, कहीं उसका इसने गलत मायने तो नहीं निकाल लिया। अब मुझे अपनी शरारत और दिखावे की मोहब्बत बहुत बुरी लग रही थी। मैंने मन ही मन सोच लिया कि अब मैं मंसूर को ज़रा भी लिफ्ट नहीं दूंगी, वरना ये मेरे पीछे ही पड़ जाएगा। रास्ते में मंसूर ने मुझे बताया कि उसकी एक अच्छी कंपनी में नौकरी लग गई है।
यह मोटरसाइकिल उसे कंपनी से ही मिली है। मोटरसाइकिल एक स्टॉल के सामने रोककर उसने कहा, आओ एक एक कोल्ड ड्रिंक हो जाए। वहाँ कुछ अन्य लोग खड़े थे। मैं इनकार करके उन सब के सामने तमाशा नहीं बनना चाहती थी, इसीलिए उसके साथ चली गई। मैंने उसे जॉब की मुबारकबाद दी तो उसने कहा, जॉब की मुझे सख्त ज़रूरत थी। अम्मी बीमार रहती हैं और अब वह अकेले रहते रहते तंग आ गई हैं। उन्हें किसी के साथ की ज़रूरत है। यह कहकर मंसूर ने प्यार से मुझे देखा। मैं परेशान हो गई। घर पहुंचकर मैंने बहुत सोचा। पहले दिन शरारत में मैंने मंसूर से जो प्यार जताया था, यह उसी का नतीजा था। वह मुझे अपनी मोहब्बत समझ बैठा था। मेरे ज़मीर ने मुझे चिताया, अगर मोहब्बत जताई है तो उसे निभाओ। अब उसका दिल न तोड़ो, साथ निभाओ। मैंने सोचा कि मैं जिस तरह की ऐशो आराम की ज़िंदगी की आदी हूँ, लगी बंधी तनख्वाह और छोटे से घर में खुश नहीं रह सकती। माना कि मंसूर एक अच्छा लड़का है, पर उसके पास इतना पैसा नहीं है कि उसके साथ मैं खुश रह सकूंगी। इसीलिए मैंने मन ही मन तय किया कि मैं मंसूर को नहीं अपनाऊंगी। दिन गुजरते रहे। काफ़ी दिनों तक मंसूर मुझे नज़र नहीं आया। बात मेरे दिमाग से निकल गई। मेरी सहेली किरण की मंगनी थी। उसने बड़े प्यार से मुझे बुलाया। उसकी मंगनी में ग्रुप के सभी दोस्त आने वाले थे। मैंने अंगूरी कलर का नया सूट पहना था जो मुझ पर खूब फब रहा था। उसी रंग की ज्वेलरी पहनकर मैं और ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, पर मेरे पास अंगूरी रंग की चूड़ियाँ नहीं थी, जिसकी वजह से सारा श्रृंगार अधूरा लग रहा था। मन मारकर मैं मंगनी में पहुंची। जब मैं अपनी कार से उतर रही थी, मैंने मंसूर को देखा। मेरे दिमाग में बिजली सी चमकी। मैं चेहरे पर वही दिखावे का प्यार लिए मंसूर के पास जा पहुंची। मैंने उससे कहा, प्लीज मंसूर, मेरा एक काम कर दो। तुम एक नहीं 100 काम बोलो, बंदा हाजिर है। उसने आशिकाना अंदाज में कहा। मेरे पास अंगूरी रंग की चूड़ियां नहीं थी। अम्मी ने मुझे बाजार जाने नहीं दिया। अभी मंगनी में वक्त है। तुम मुझे मेरे बाजार से मेरे सूट के कलर की चूड़ियां ला दो। मैंने कहा। मैं पैसे निकालने लगी, पर उसने मना कर दिया। मेरे सूट को गौर से देखते हुए कहा, मैं चूड़ियां तो ला दूंगा, पर एक शर्त पर। कैसी शर्त? मैंने पूछा। वह मैं चूड़ियां लाने के बाद ही बताऊंगा। इतना कहकर वह फौरन मोटरसाइकिल लेकर चला गया। मैं अंदर आकर किरण से मिली। हमारे सभी दोस्त थे। मैं बातों में लग गई कि कानों में हल्की सी आवाज आई, शीना। मैंने मुड़कर देखा, मंसूर था। मैं फौरन उसके पास गई। वहां से दूर हटकर उसने चूड़ियों का पैकेट मेरे हाथों पर रख दिया। परफेक्ट मैचिंग की बेहद खूबसूरत चूड़ियां लाया था। जैसे ही मैं चूड़ियां पहनने लगी, उसने मेरे हाथ से चूड़ियां लेते हुए कहा, इन्हें मैं पहनाऊंगा। यही तो मेरी शर्त थी। कुछ कहने की गुंजाइश न थी। उसने बड़े प्यार से चूड़ियां पहनाई। मैं उसकी आंखों की चमक से डर गई। मैंने उससे मीठे लहजे में मिन्नत की, देखो मंसूर, तुम्हारे साथ मोटरसाइकिल पर जाना, यह कहीं बैठना ठीक नहीं है। किसी जानने वाले ने देख लिया तो मेरी मुसीबत आ जाएगी। आइंदा मुझे मोटरसाइकिल पर बैठने को मत कहना। ठीक है, पर तुम अम्मी से मिलने मेरे घर आती रहोगी, उसने कहा। मेरे पास सिवाय वादा करने के और कोई रास्ता नहीं था। मैंने किरण को मज़े लेकर सारा किस्सा सुनाया। वह नाराज़ होकर बोली, किसी के दिल के साथ इस तरह खेलना अच्छी बात नहीं है। क्या तुम उस गरीब से शादी करोगी? नहीं ना। जानती है, यह खेल उसकी जान का रोग बन जाएगा। इतनी आसानी से वह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मैंने किरण को यकीन दिलाया कि आगे से ध्यान रखूंगी। मुझे किरण की बात सही लग रही थी, पर मैं अपनी फितरत से मजबूर थी। मुझे इस खेल में मज़ा आ रहा था। कोई मुझे सराहे, मुझे चाहे, मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाए, यह बात भला किसे बुरी लग सकती है। अपना वादा निभाने के लिए मैं 2 सूट लेकर उसकी अम्मी के पास सिलाने गई। मैंने कहा, खाला, मैं ये 2 सूट सिलवाने आई हूँ। उसी वक्त मंसूर कमरे से बाहर आ गया। मुझे देखकर वह बहुत खुश हो गया। कहने लगा, अब अम्मी ने सिलाई का काम बंद कर दिया है, पर ये तुम्हारे सूट हैं, इसीलिए ज़रूर सिलेंगी। उसने चाहत भरी नज़र मुझ पर डाली। खाला ने जल्दी से कहा, मेरी बेटी के सूट मैं खूब अच्छे से सीऊंगी। मंसूर, जाओ जल्दी से बेटी के लिए गरम समोसे और जलेबी ले आओ। तब तक मैं चाय बनाती हूँ। मेरे ना करने पर भी मंसूर चला गया। हमने साथ बैठकर मज़े से समोसे जलेबी खाई और चाय पी। मंसूर मुझे देखता रहा, मेरी खातिरदारी करता रहा।
जब मैं वापस आने लगी तो वह मुझे दरवाजे तक छोड़ने भी आया। उसने धीमे से कहा, शीना, कल इंस्टीट्यूट के बाहर मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगा। मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। जिस अंदाज में उसने मुझसे ये बात कही थी, मैं चौंक गई। मैंने कहा, मंसूर, वह कौन सी ज़रूरी बात है जो तुम यहाँ नहीं कर सकते? नहीं, यहाँ मुमकिन नहीं है। तुम परेशान ना हो, मैं लंबी बात नहीं करूँगा। दूसरे दिन मैं अपने वक्त पर इंस्टीट्यूट से निकली तो मंसूर इंतज़ार करते हुए मुझे बाहर मिला। उसने मुझसे रेस्टोरेंट में चलने के लिए कहा तो मैंने रेस्टोरेंट में जाने से मना कर दिया। वह मुझे एक करीबी पार्क में ले गया। वहाँ सन्नाटा था। वहाँ पहुँचकर उसने एक पैकेट मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, कल मुझे पहली सैलरी मिली है। ये गिफ्ट तुम्हारे लिए है। मैंने कहा, मेरे तुम्हारे बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं है कि मैं ये गिफ्ट ले लूं। रिश्ता भी बन जाएगा, फिलहाल इसे स्वीकार कर लो, वह बोला। मैंने पैकेट रख लिया। जब मैं अपने घर की तरफ मुड़ी तो उसने मेरी तरफ अपने मन की तरह देखते हुए कहा, मुझे उस दिन का इंतज़ार है जब तुम जिद करके हक जताते हुए मुझसे तोहफे मांगा करोगी। मुझे यूं लगा जैसे किसी ने मेरे कानों में पिघला हुआ सीसा डाल दिया है। यानी वह मुझसे शादी करने के ख्वाब देख रहा था। दिल तो चाहा कि उसका गिफ्ट उसके मुंह पर मार दूं, मगर मैं चुपचाप गिफ्ट लिए घर आ गई। कमरा बंद करके मैं बिस्तर पर लेट गई। सोचने लगी कि मैंने मजाक मजाक में एक जंजाल पीछे लगा लिया, लेकिन जब इससे छुटकारा पाना बहुत ज़रूरी था। मंसूर के दिल में ये बात बैठ गई है तो वह अपनी माँ को रिश्ता लेकर भी भेज सकता है। रिश्ता आने पर मेरी अम्मी और अब्बू जो भी फैसला करें, पर मेरे इनकार से मंसूर और साफिया खाला के दिल ज़रूर टूट जाएंगे। अब मुझे महसूस हो रहा था कि मुझे मंसूर को इस तरह बढ़ावा नहीं देना चाहिए था। मेरे प्यार, मेरे व्यवहार से ही वह मेरी तरफ आकर्षित हुआ, वरना पहले तो उससे केवल हाय हेलो ही होती थी। मेरा कंप्यूटर का कोर्स भी 2 दिन में ही पूरा होने वाला था। इसीलिए मैंने किरण को फ़ोन करके कहा कि वह अपने दोस्त फराज से मेरी जॉब की बात करे। उसके वालिद की 2-3 कंपनियां हैं, उसमें कहीं मुझे रख ले। किरण ने कहा, फराज मेरा दोस्त ही नहीं, कज़न भी है। एक हफ्ते में मैं तुम्हें उसके ऑफिस में सेट कर दूंगी। उसकी बात से मुझे थोड़ी तसल्ली हुई। पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में बार बार फराज का ख्याल आने लगा। मैं अब जॉब करना चाहती थी, पर घर का माहौल ऐसा था कि वह जॉब नहीं करने देते। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी अम्मी से जॉब करने की इजाज़त ली। मेरे वालिद फराज के वालिद व उनके कारोबार को जानते थे। 3 दिन बाद मुझे कंपनी से अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया। फराज का ऑफिस क्लिकटन पर था। मैंने रिसेप्शन पर अपने बारे में बताया तो मुझे फ़ौरन ही बुलाया गया। फराज बेहद स्मार्ट और खूबसूरत था। उसने इंटरकॉम के ज़रिए एक लड़की को बुलाया और कहा, मिस शीना, ये मिस तबंदा हैं। ये जॉब से रिज़ाइन कर रही हैं। इन्हीं की जगह पर आप यहाँ मेरी प्राइवेट सेक्रेटरी का काम करेंगी। मिस तबंदा, आप इन्हें काम के बारे में सब बातें अच्छे से समझा दीजिए। वह मुझे लेकर बाहर आ गई। उसने बताया कि मेरी शादी हो गई और मैं दुबई जा रही हूँ। उसने मुझे अच्छे से सारा काम समझा दिया। वे दिन भर मेरे साथ रही, मुझे गाइड करती रही। दूसरे रोज़ भी वह मेरे साथ रही। उसके बाद मैंने बखूबी सारा काम संभाल लिया। मुझे एक कैबिन मिला था। मेरी टेबल पर कंप्यूटर भी था जो मुझे अच्छे से आता था, और अपनी काबिलियत के बल पर मैं जल्द ही अच्छे से एडजस्ट हो गई। इस बीच मेरी फराज से 2-3 मुलाकातें हुई। उसके ऑफिस का रास्ता मेरे कैबिन से होकर गुजरता था। वह केवल काम से काम रखने वाला शख्स था, किसी से ज़्यादा बात नहीं करता। काम होने पर ही कैबिन में बुलाता था। अब उसने मुझे अपने बिजनेस लेटर्स टाइप करने को दे दिए। महीना खत्म होने पर मुझे अच्छी खासी सैलरी मिली। मैं खुश हो गई। मुझे फराज बहुत पसंद आया। वह मेरी ख्वाहिश के मुताबिक खूबसूरत होने के साथ साथ दौलतमंद भी था। धीरे धीरे मेरे हुस्न, मेरी अदाओं से वह मेरी तरफ आसक्त होने लगा। फराज के वालिद कभी कभार ही ऑफिस आते थे। वह मुझसे बड़े प्यार से बात करते थे। सैलरी मिलने पर मैंने कुछ नए कपड़े खरीदे। उन्हें सिलवाने के लिए मैं साफिया खाला के घर गई, क्योंकि मैं उन्हीं से कपड़े सिलवाती थी। जब मैं उनके घर गई तो खाला पड़ोस में गई थी। मंसूर ने मुझे बिठा लिया और कोल्ड ड्रिंक पेश करते हुए बोला, अच्छा हुआ तुम आ गई। मैं तुम्हारे इंस्टीट्यूट के चक्कर काट काट कर परेशान हो गया। तुमसे एक ज़रूरी बात करनी थी। कैसी ज़रूरी बात? मैं चौंकते हुए बोली।
मैंने फराज के यहाँ जॉब कर ली है। दरअसल बात यह है कि अम्मी मेरी शादी करना चाह रही हैं। उन्होंने मुझसे मेरी पसंद पूछी है। तुमसे पूछे बगैर भला मैं उन्हें तुम्हारा नाम कैसे बता देता। वह बोला, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तुम कहो तो मैं अम्मी को तुम्हारे घर भेजूं। उसकी यह बात सुनते ही मैं एकदम घबरा गई। मैंने जल्दी से कहा, ये तुम क्या कह रहे हो मंसूर? मैंने कभी तुम्हें इस नज़र से देखा ही नहीं। फिर वह सब क्या था? वह लगावट और प्यार, मीठे अंदाज में बातें करना, मुझसे चूड़ियां मंगवाना, पहनना, मेरे साथ चलना। वह चौंकते हुए बोला, क्या तुम मुझे बेवकूफ़ बना रही थी? माफ़ करना मंसूर, मैंने तुम्हें बेवकूफ़ नहीं बनाया। मैं तुम्हें केवल अपना दोस्त समझती हूँ। दोस्ती का नाम लेकर तुम मुझसे आसानी से दामन नहीं छुड़ा सकती। तुम्हारे रवैये से साफ जाहिर था कि तुम मुझे पसंद करती हो। अगर ऐसा न था तो तुम मुझे पहले ही दिन रोक देती, बात इतनी आगे न बढ़ती। हाँ, ये मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। मेरे दिल में तुम्हारे लिए ऐसा कोई जज्बा नहीं है। अब इस बात को यहीं ख़त्म कर दो। तुम भी कोई अच्छी सी लड़की देखकर उससे शादी कर लो। थोड़े दिनों में सब भूल जाओगे। मेरी बात सुनकर उसका चेहरा धुआं धुआं हो गया। वह मुरझाए लहजे में बोला, ये तुम्हारे लिए एक खेल हो सकता है, पर मेरे लिए ज़िंदगी और मौत का सवाल है। तुम्हें भूलना मेरे लिए नामुमकिन है। उसी समय साफिया खाला भी आ गईं। मुझे देखकर वह बहुत खुश हुईं। उन्होंने मुझे नौकरी की मुबारकबाद दी। उन्होंने खुशी खुशी सीने के लिए मेरे कपड़े ले लिए और फिर मैं घर आ गई। मंसूर की बातें सुनकर मैं परेशान हो गई। मैंने सोचा भी न था कि मेरा मजाक, एक छोटी सी शरारत, किसी की जिंदगी का रोग बन जाएगी। मैंने अपने जहन में जिस जीवन साथी की तस्वीर बनाई थी, मंसूर उसमें फिट नहीं बैठता था। मेरा आइडियल एक खूबसूरत, हैंडसम व अमीर शख्स था जिसके साथ मैं ऐश भरी जिंदगी गुजार सकूं। अचानक जहन की स्क्रीन पर एक नाम चमका, फराज। हाँ, वह मेरा मनपसंद साथी हो सकता है। दूसरे दिन से ही मैंने अपने मंसूबे पर काम करना शुरू कर दिया। खूबसूरत तो मैं थी ही, अब मैंने बन सवर कर ऑफिस जाना शुरू कर दिया था। उस दिन मैं हल्का गुलाबी सूट और मैचिंग की चूड़ियाँ और ज्वेलरी पहनकर ऑफिस गई। फराज मुझे एक लम्हा देखता रहा, फिर पूछा, क्या आज कोई खास बात है? मैंने अदा से सिर झटकते हुए कहा, हाँ, मुझे अपनी सहेली की बर्थडे पार्टी में जाना है। उसने मुझे देखते हुए कहा, अच्छी लग रही हो, ऐसे ही रहा करो। फिर मुझे कुछ लेटर टाइप करने को दे दिए। उस दिन जब मैं दोबारा उसके कैबिन में गई तो उसने साथ बिठाकर चाय पिलाई। मैं धीरे से मुस्कुरा दी। किरण ने मुझे फराज के बारे में बताया था कि वह इंतहा मजबूत कैरेक्टर का बंदा है। कई लड़कियां उस पर मरती थी पर उसने किसी को लिफ्ट नहीं दी थी। पर मेरा प्लान कामयाबी की मंजिल तय करने लगा था। कुछ दिनों बाद किरण खास तौर पर मुझसे मिलने घर आई। वह बहाने से मुझे फराज के घर ले गई। उसकी महल जैसी कोठी देखकर मैं दंग रह गई। उसके अम्मी अब्बा बहुत प्यार से मिले। किरण मुझे घर छोड़ने आई तो बोली, शीना, तुमने फराज पर क्या जादू कर दिया। जो बंदा अभी शादी नहीं करना चाहता था, अब वह जल्दी शादी करना चाहता है। और पता है, तुम उसकी पसंद हो। क्या तुम भी उसे पसंद करती हो? बता दो, मैं उसकी वालिदा के साथ तुम्हारा रिश्ता मांगने तुम्हारे घर आ जाऊं। मैं सिर नीचा करके धीरे से मुस्कुरा दी। किरण ने खुश होकर मुझे गले लगा लिया। 2-3 दिन बाद साफिया खाला हमारे घर आई। बेहद परेशान थी। पूछने पर कहने लगी, क्या बताऊं बेटा, मैं मंसूर की वजह से बहुत दुखी हूँ। उसने अजीब हाल बना लिया है। न ढंग से खाता पीता है और ही किसी से मिलता जुलता है। हंसी तो जैसे उससे रूठ गई है। चुपचाप कमरे में पड़ा रहता है। न जाने क्या रोग लग गया है उसे। तुम जरा उससे पूछो कि क्या बात है। मैं उन्हें क्या कहती कि परेशानी की वजह मैं ही हूँ। दूसरे दिन किरण और फराज के अम्मी अब्बा रिश्ता लेकर घर आए। फराज के बारे में सारी जानकारी दी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा ख्वाब इतनी जल्दी पूरा हो जाएगा। मेरे अब्बा फराज के वालिद को अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने रिश्ता कबूल कर लिया। फिर सारे मामला तेजी से तय हो गए। उन्होंने खबर दी कि अगले इतवार को वे लोग तारीख तय करने आएंगे, साथ ही अंगूठी भी पहना देंगे। इतवार को किरण, फराज के अम्मी अब्बा आए। अम्मी ने शानदार इंतजाम किया था। अपनी मदद के लिए साफिया खाला को उन्होंने बुला लिया था। खाने के बाद फराज की अम्मी ने हीरे की खूबसूरत अंगूठी पहनाई।
उस वक्त साफिया खाला भी हॉल में आ गई। साफिया खाला की नज़र जो ही फराज के वालिद पर पड़ी, वह पत्थर के बुत की तरह खड़ी रह गई। फराज के वालिद का भी यही हाल था। हमें समझ न आया कि माजरा क्या है, जो दोनों इस तरह हैरान व परेशान हैं। साफिया खाला फौरन किचन में चली गई। फराज के वालिद परवेज खान भी जल्दी ही उठे और वो सब निकल गए। यहाँ कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने मुझे हिला कर रख दिया। दरअसल साफिया खाला फराज के वालिद परवेज खान की पहली बीवी थी। जब शादी हुई, परवेज खान लाहौर में थे और एक फर्म में अच्छी पोस्ट पर काम करते थे। शुरू के चंद साल बड़े अच्छे गुजरे। मंसूर की पैदाइश के कुछ अरसे बाद फर्म बंद हो गई और परवेज खान की नौकरी चली गई। इसके बाद वह काफ़ी अरसे तक रोज़गार ढूंढते रहे। उन्हें कोई जॉब नहीं मिली। इस बीच सारी जमा पूंजी भी खत्म हो गई। पेट का दोजक भरने को एक प्राइवेट फर्म में क्लर्क की नौकरी कर ली। इतनी कम तनख्वाह में गुजारा मुश्किल था। साफिया बेगम इस गरीबी की आदी नहीं थी। वह दौलतमंद बाप की बेटी थी। शौहर की गरीबी की हालत में वह अपने बाप के घर चली गई। परवेज खान रोकते रह गए पर वह नहीं मानी। परवेज खान को भी बहुत गुस्सा आया। उन्होंने तय कर लिया कि जब तक अच्छा कमाएंगे नहीं, बीवी को नहीं लाएंगे। परवेज अपनी कोशिश में लगे रहे। आखिर उन्हें दुबई की एक अच्छी कंपनी में शानदार जॉब मिल गई। वे साफिया बेगम को लाने उनके मायके गए। साफिया के भाई उनसे बड़ी बदतमीजी से पेश आए। उन्होंने परवेज को साफिया से मिलने भी नहीं दिया और घर से निकाल दिया। भाइयों ने कुछ अरसे तो साफिया बेगम को अच्छे से खूब लाड प्यार से रखा। फिर उनकी आंखें बदलने लगीं। माँ बाप के मरते ही हालात और बुरे हो गए। भाभियां उनसे जुबान चलाने लगी, उन्हें मनूस कहकर पुकारने लगी। एक दिन घर में भाभियों का साफिया से झगड़ा हुआ। भाई वहां होते हुए भी तटस्थ रहे। बीवियों ने साफिया को तमाचे भी मारे। इसे साफिया बर्दाश्त नहीं कर सकी। अपना सामान समेटा और बच्चे को लेकर कराची का रुख कर गई। फिर हमारे मोहल्ले में एक कमरा किराए पर लेकर रहने लगी। गुजारे के लिए वह सिलाई कढ़ाई करने लगी। जल्दी ही उनका काम अच्छा चलने लगा। उन्हें अब अपनी गलती पर खूब पछतावा हो रहा था। मैं समझ गई थी कि बिना पति के औरत की कदर नहीं रहती। उन्हें यह शिकायत थी कि दुबई जाते वक्त परवेज ने उनसे पूछा नहीं। उसे ये पता नहीं चला कि परवेज उन्हें लेने आया था। पर गलती उनके भाइयों की थी, जिन्होंने परवेज को उनसे मिलने तक नहीं दिया, बल्कि बदतमीजी कर उसे घर से निकाल दिया। दुबई आने के बाद वह फिर से साफिया के मायके गए। वहां पता चला कि भाइयों ने उसे निकाल दिया। तब उन्होंने साफिया को तमाम जगहों पर खोजा। इतना ही नहीं, उन्होंने अखबार तक में इश्तिहार निकलवाया, पर साफिया का कहीं पता नहीं लगा। परवेज ने थक करके तलाश बंद कर दी और जो कुछ दुबई से कमा कर लाए थे, उससे एक बिजनेस शुरू कर दिया। रात दिन की मेहनत और ईमानदारी से बिजनेस खूब फैल गया। उनके एक अच्छे दोस्त ने उनकी बहुत मदद की। उसकी बहन शमा से परवेज ने दूसरी शादी कर ली। कराची में एक टेक्सटाइल मिल खरीद ली और बीवी और बेटे समेत कराची शिफ्ट हो गए। यहीं एक शानदार कोठी लेकर चैन से रहने लगे। उनकी बीवी बहुत अच्छी, समझदार व प्यार करने वाली थी। परवेज ने उसे सब कुछ बता दिया था। परवेज को साफिया याद आती तो वह बेचैन हो जाते, क्योंकि वह उनकी मोहब्बत थी। इतने अरसे के बाद साफिया को सामने देखकर वह हैरान रह गए। अब वह खुद पर काबू ना रख सके। दूसरे दिन वह साफिया के घर पहुंच गए। साफिया अपने किए पर शर्मिंदा थी। वह क्या गिला करती, उन्हें सब मालूम हो चुका था। परवेज ने कहा, पुरानी बातें दोहराने से कोई फायदा नहीं है। मैंने तुम्हें लाने की, तुम्हें ढूंढने की बड़ी कोशिश की थी, पर सारी कोशिशें नाकाम रहीं। तुम्हारे भाइयों ने मेरे साथ बड़ा बुरा सलूक किया था। मजबूरन मैंने दूसरी शादी कर ली। क्या अब भी तुम मुझे कसूरवार ठहराओगी? अब चलो, हमारे साथ चलकर रहो। सच, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मैं आपके साथ कैसे रह सकती हूँ? आपकी बीवी एतराज करेगी और फिर मुझे मंसूर से भी पूछना पड़ेगा वह राजी होता है या नहीं। कुछ सोचना नहीं है। फराज की माँ को कोई एतराज नहीं होगा। मैंने बात कर ली है उनसे। तुम कल मंसूर के साथ तैयार रहना, मैं लेने आऊँगा। शाम को जब मंसूर घर आया तो साफिया ने उसे सब कुछ बता दिया। पहले तो वह आपे से बाहर हो गया, पर जब साफिया ने उसे समझाया कि भूल उसी की थी, परवेज तो बेकसूर हैं। माँ के बहुत मिन्नत करने पर मंसूर साथ जाने को राजी हो गया। दूसरे दिन सुबह ही परवेज अपनी बीवी व फराज के साथ पहुंचे।
बहुत मोहब्बत से सब मंसूर व साफिया से मिले, उन्हें मिन्नत करके अपने साथ घर ले गए। उन दोनों के लिए पहले से ही शानदार कमरे तैयार थे। परवेज ने मंसूर से कहा कि वह फौरन अपनी जॉब छोड़ दे और फराज के साथ दफ्तर का काम संभाले। मंसूर तैयार नहीं था, पर बाप ने उसके आगे हाथ जोड़ दिए। इतने अरसे के बाद बाप की चाहत मिली तो वह इनकार नहीं कर सका। अगले हफ्ते मैं फराज से मिलने दफ्तर गई तो देखा कि फराज की कुर्सी पर मंसूर बैठा था। फराज एक छोटी टेबल पर था। मुझे देखते ही मंसूर उठकर चला गया। फराज ने कहा, शीना तुम हमारे लिए बहुत लकी हो। तुम्हारी मंगनी पर ही मुझे मेरी माँ और भाई मिला। इसके बाद मुझे फराज ने सारी कहानी सुनाई। मैं ये सब सुनकर भौचक्का रह गई। क्या किस्मत के खेल हैं। जिस कुर्सी की वजह से मैंने फराज पर डोरे डाले थे, आज उसी कुर्सी पर मंसूर बैठा था, जिसका प्यार मैंने ठुकरा दिया था। 2 महीने बाद मेरी शादी थी। अब मुझे ये सोचकर डर लग रहा था कि मैं एक ही घर में मंसूर के साथ कैसे रहूंगी। अगर फराज को इस बात की भनक भी लग गई तो गजब हो जाएगा। वह तो मंसूर से बेहद प्यार करता है। शादी होकर मैं फराज की आलीशान कोठी में पहुंच गई। अब मेरा मंसूर से रात दिन का सामना था। मैं उसे इग्नोर नहीं कर सकती थी। हालांकि मेरे दिल में कोई चोर नहीं था, पर मैं मंसूर के दिल का हाल खूब समझ रही थी, क्योंकि उसके दिल में मेरी मोहब्बत एक नासूर बनकर पल रही थी। रिसेप्शन पार्टी के दूसरे दिन जब फराज मेहमानों को छोड़ने स्टेशन गए थे, तो मंसूर ने मुझे बुलाया। मुझे बैठने को कहकर गंभीर लहजे में कहने लगे, जानता हूँ हम दोनों एक मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहे हैं। मैंने इस बारे में बहुत सोचा और इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि मुझे मंजर से हट जाना चाहिए। अब तुम मेरे भाई की अमानत हो। मैं तुम्हारे बारे में कोई गलत बात नहीं सोचना चाहता, पर इस दिल का क्या करूं जहां आज भी तुम्हारी तस्वीर सजी हुई है। इससे पहले कि कभी कोई ऐसी बात हो जाए कि मैं अपनी ही नज़रों में गिर जाऊं, मैं 2 दिनों में कतर की तरफ निकल जाऊंगा। वहां मेरा एक दोस्त अच्छी नौकरी बता रहा है। मेरे जाने के बाद तुम सुकून से ज़िंदगी गुजारना। ये मेरी बदनसीबी है कि लंबे समय के बाद बाप का प्यार मिला, पर तुम्हारे सुकून की खातिर ये नए रिश्ते, ये बेपनाह प्यार, ये दौलत, ये दफ्तर सब छोड़ना पड़ेगा। मेरी अम्मी और अब्बा नहीं मानेंगे, पर मैं मिन्नत करके उन्हें मना लूँगा। मोहब्बत की खातिर मुझे इतनी कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। भले ही मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए, पर मेरी दुआ है कि तुम हमेशा खुश रहो, आबाद रहो। मेरे भाई को खूब खुश रखना। एक इल्तिजा है कि अब ऐसा मजाक किसी और बदनसीब से नहीं करना, वरना मेरी तरह वह भी सारी उम्र का रोगी बन जाएगा। मैं बरसों के बाद मिलने वाली खुशी को अधूरा छोड़कर पराए देश चला जाऊंगा। अगर मुझसे कोई गुस्ताखी हुई हो तो दीवाना समझकर माफ कर देना। इतना कहकर वह खामोश हो गया। कुछ पल तो मैं सुन सी बैठी रही, फिर उठकर कमरे से बाहर आ गई। मेरे पास कहने को कुछ नहीं था। मेरी शरारत ने मंसूर की जिंदगी तबाह कर दी। मैं उसे किस मुंह से रोकती। अब सिवाय पछतावे के कुछ हासिल नहीं है। अब मैं इस एहसास के साथ जिंदगी बसर करूंगी कि मेरी वजह से एक मासूम शख्स बनवास लेने पर मजबूर हो गया। काश मैंने वो दिल लगी ना की होती। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।